दादी की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। हमारी घर की औरतें पिक्चर में काम नहीं करेंगी। और ये वाक्य किसी बंदूक की तरह दिमाग पर ठोकर मारकर जा रहा था। प्रथम खामोशी से खड़ा था। उसके आगे पीछे चल रहे नौकर चाकर अचानक रुक गए थे, मानो हवेली की दीवारों ने सभी आवाजें निगल ली हों। रात्या का चेहरा अभी भी हल्का सा फाख्ता सा था। थकावट, लज्जा और एक ऐसी निराशा जिसकी सीमा से वह खुद अनजान थी। उसने अपने हाथों को कसकर मोचा। झुमका अब कान में टिका हुआ था और उसका चमकता हुआ हिस्सा कमर की रोशनी से झिलमिला रहा था। पर मन के भीतर धड़कते सवालों का शोर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। राध्या, दादी की आवाज में उस ठहराव के साथ तख्तगी थी जिसे कोई मोड़ नहीं सकता था। तुमने सच में किसी कुरियर वाले के पास साइन कर दिए थे? राध्या ने धीरे से सिर नीचे झुकाया। दादी, हमसे गलती हो गई। उस समय मुझे लगता था कि बस कुछ साधारण कागज हैं। परंतु उसकी आवाज टूटने लगी और आंखों से एक नाजुक आंसू उसकी पलक के किनारे बैठा रहा। हमने पढ़ा नहीं, हम उलझन में थे। प्रीतम सर ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सब तो बड़ी चालाकी से किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे शर्तें लिखी होंगी कि हम कोई मुकाबला नहीं कर पाए। मिस्टर मित्तल की आंखों में आग थी। क्या मतलब? ये लोग कहाँ से इतने निर्लज हो गए? हमारी इज्जत पर खेल? हमारा नाम मिट्टी में घिसकाने का असल मकसद क्या है? वह हाथ में आया हुआ पेपर फाड़कर फेंकने की मुद्रा में था, पर आवाज का धक्का ही उसे रोके रहता था। उसी बीच ओमकार के चेहरे पर जो बादल छाए हुए थे, वे और गाढ़े हो गए। उसने उस कुरियर वाले और उस पूरी योजना के पीछे के लोगों के बारे में पुरजोर गुस्से के साथ कहा, ये सब पीछे की दुनिया है और मेरा मानना है कि कोई तो हमारे घर के अंदर से भी मदद कर रहा है। किसको फायदा है? किसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाया? किसने इसे भेजा? एकता, जो पहले से ही दिमाग में उलझी हुई थी, तेजी से आगे आई। हमारे वकील से बात करूंगी। कोई कानूनी रास्ता निकल ही सकता है। उसकी आवाज में आशा की एक छोटी सी किरण ने जम लिया था। दादा ने बस ठंडे से कहा, कानून में कितना समय लगेगा? और वह समय इस घर के लिए महंगा है। हम यहाँ बैठकर अपना सब कुछ खोना नहीं चाहेंगे। हॉल के एक सिरे में राजा बिल्कुल अलग ही मुद्रा में खड़ी थी। उसके होंठों पर हल्की पीड़ा थी, पर उसके चेहरे पर लड़खड़ाती सहानुभूति भी थी। हम माफी मांगेंगे, उसने धीरे से कहा, पर क्या इसे माफी से टाला जा सकता है? शायद नहीं। दादी ने अचानक अपने हाथों को जोड़े और एक पुरानी परंपरा के अनुसार छोटे स्वर में कुछ मंत्र उच्चारने लगीं। और वह पूरा घर जैसे उस मंत्र की गूंज से हिल गया। राध्या की आंखों में सामने वाली बड़ी दीवार पर लगे पारिवारिक चित्रों का प्रतिबिंब टूट सा गया। हर तस्वीर में दिखने वाले मुख अब उस एक फैसले की सदा सुनाने के लिए खड़े थे। उसी रात जब सब लोग अपने अपने कमरे में गए, तो राध्या अकेले आंगन की ओर निकल आई। उसकी कंधे चटक रहे थे, पर उसने ठान लिया था कि वह छोटी सी गलती को अपने बदले में घर की महिमा से जोड़कर नहीं जाने देगी। वह चुपचाप चूल्हे के पास बैठी रहीं और अपना झुमका अंदरूनी जेब में छुपा कर रखा। वह झुमका अब उसके लिए सिर्फ गहना नहीं था, वह एक स्मृति थी कि उसने हर कदम अपने परिवार की खातिर उठाया है। अगले दिन सुबह सुबह हवेली में वकील की मौजूदगी से चर्चा शुरू हुई। वकील ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट की वैधता तभी होगी जब साइन करने वाला व्यक्ति सुपथनीय तरीके से समझकर साइन करे। यदि दबाव में किया गया हो या धोखे से, तो इसको चुनौती दी जा सकती है। परंतु उसके शब्दों के साथ आया जोखिम भी था। समय, पैसा और सामाजिक प्रतिष्ठा। और वह सब कुछ जो मित्तल खानदान में एक सिक्के की तरह घूमता था। प्रीतम सर का चेहरा और सख्त हो गया। तो हमें क्या करना होगा? वह पूछा। उसकी आवाज में डर था, पर वह डर अब विरोध बन चुका था। वकील ने संयम से कहा, सबूत चाहिए। किसने कुरियर भेजा? क्या कोई गवाह है? क्या सिग्नेचर का उदाहरण लिया जा सकता है? किस क्रम में दस्तखत हुए? ये सब चीजें जांच में जरूरी हैं। ओमकार ने अपनी जेब से पेपर निकाला, वही कॉपी जिसे दादी ने फोल्ड करके रख लिया था। यहाँ लिखा है, परंतु असली पेपर हमारे पास नहीं है। असली पेपर अभी भी हाथों में उन लोगों की अदालतों में होगा। मिस्टर मित्तल ने एक ठंडी आवाज निकाली। ठीक है, वह लोग जो ऐसा कर रहे हैं, हमें दिखाना होगा कि मित्तल खानदान से खेल नहीं खेला जा सकता। फिर उसने अपने अंदर उबलते हुए गुस्से को नियंत्रण में लेते हुए कहा, हम समझौता नहीं करेंगे, पर मैं नहीं चाहता कि रात्या पर इसका बोझ पड़े। रात्या ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही से हो।
परंतु अगर मुकदमे से ये सच निकल कर आता है कि मैंने धोखे में साइन किया, तो क्या मैं फिर भी इस घर की बहू रह सकता हूँ? उसकी आवाज में ये सवाल था जो शायद किसी कानूनी बहस से भी बड़ा था। ये सवाल था घर की मर्यादा, नाम और अपनी मर्यादा का। दादी ने उसे देखा। उसकी आंखें उस बच्चे जैसी नरम थीं, जिसने उसे गले लगाकर कहा हो, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते, पर हम ये भी नहीं देख सकते कि हमारा नाम किसी के मजाक बन जाए। समय की सुई आगे बढ़ रही थी, और इस बीच हवा में लीक से भी ज्यादा कुछ बदनाम करने की धमकी गूंजने लगी। एक काले चिट्ठी का आखिरी पन्ना खुला। उसमें केवल एक लाइन थी, समझो, या मित्तल खानदान की छवि रंग दी जाएगी। ये धमकी सीधे उन लोगों की तरफ थी जो घर की शान बचाना चाहते थे। पर यह धमकी यह भी बताती थी कि विरोधी गिरोह इतने समीप और चालाक हैं कि उन्होंने घर की दीवारों के भीतर से ही हमला किया था। एक शाम जब सब लोग बैठे हुए थे, दादी ने अचानक कहा, अब हमें खुद ही समझना होगा कि किसे अपने घर में रखा जाए और किसे बाहर। उसकी आवाज में अब स्थिरता थी। अब वह न केवल एक बूढ़ी महिला थी, बल्कि परिवार की धुरी भी थी। हम इसे महज समझौते से नहीं सुलझाएंगे। हमें अपनी बेटियों की हिफाजत करनी होगी। राध्या ने उठकर ठान लिया, अगर मेरे साइन से कुछ हुआ है, तो मैं जो भी रास्ता होगा उसी का सामना करूंगी। पर मैं इस घर की शान को उन लोगों के हाथों बर्बाद नहीं करूंगी जो कुछ पैसों या शोहरत के लिए हमारी इज्जत मिटाना चाहते हैं। यहाँ से कहानी कई रास्तों पर मुड़ सकती थी। कानूनी लड़ाई, अंदरूनी और बाहरी षड्यंत्र के खुलासे, रिश्तों का टूटना और फिर से जोड़ना, और रातिया का आत्मखोज का सफर। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि इस घर ने अब जाना कि सिर्फ गुस्सा और धमकियां ही समाधान नहीं हैं। उन्हें सूझबूझ, परख और धैर्य के साथ काम करना होगा। अगले कुछ दिनों में ओमकार सिविल लाइंस के वकील के पास गया। एकता लोक समर्थन जुटाने में लगी, और राजा ने कुछ खुद का काम उठाया। वह गांव के उन रिश्तेदारों से मिली जिनकी रातिया से पुरानी जान पहचान थी। मिस्टर मित्तल ने अपने व्यवसाय के कुछ भरोसेमंद लोगों से बात की, ताकि ये पता चले कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उन्हें निशाना बना रही हैं। और दादी दादी तो जैसे शांत समुद्र की तरह थीं, पर अंदर उनके इरादे उस समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरे थे। एक रात हवेली के पाले हुए पुराने सागरों में से एक नौकर ने छुप छुप कर कुछ देखा। एक संदिग्ध व्यक्ति हवेली की बाहरी दीवार के पास खड़ा था। हाथ में कुछ रखा हुआ था। उस वस्तु पर एक छोटा सा लोगो था, वही कुरियर कंपनी का लोगो जिसे रातिया ने पहले देखा था। यह सुराग नया मोड़ दे सकता था, परंतु क्या यह सिर्फ एक नकल था या कोई और चाल? हवेली के भीतर अब हर कोई चौकन्ना था। इस जासूसी के बीच से जो वृक्ष उगने वाला था, वह आगे चलकर बहुत सारी सच्चाइयों को उजागर करेगा। पर क्या सच्चाई वह थी जिसे मित्तल खानदान सामना कर सकेगा? और रात्या, क्या वह अपनी नादानी के इस परिणाम का बोझ अकेले ढो पाएगी, या यही वह मौका था जब वह खुद की शक्ति साबित करेगी? राधिया की गलती से जो मुसीबत आई थी, उसने पूरे घर के संतुलन को हिला दिया था। वहीं प्रथम अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। हाथों में मोबाइल था, पर न किसी कॉल का जवाब दे रहा था, न कोई संदेश देख रहा था। कैसे हो गया ये सब? उसने खुद से बुदबुदाया। एक मासूम सी लड़की, एक गलती, और इतना बड़ा तूफान। दरवाजा धीरे से खुला। उसके चेहरे थकान और झिझक दोनों थे। प्रथम सर, उसकी आवाज धीमी थी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? प्रथम ने उसकी ओर देखा, फिर चेहरा थोड़ा सख्त करते हुए बोला, बात? अब बाकी क्या रह गई बात करने को, रातिया? हर बात तो कल रात हो गई थी। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। तुमने साइन किए और अब कह रही हो गलत नहीं किया। वो धोखे से करवाए गए थे, प्रथम सर। तो फिर समझाओ, कौन था वो आदमी? कौन सा कुरियर सर्विस? रात्या ने सिर झुका लिया। वो, उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन उसने कहा था कि ये पेपर ओम इंडस्ट्रीज से हैं, कुछ इनवॉइसिंग के लिए। प्रथम की आंखें चौड़ी हो गईं। ओम इंडस्ट्रीज? वो तो हमारे अपने ग्रुप का सब्सिडियरी यूनिट है। जी, उसने वही कहा था, इसलिए मैंने शक नहीं किया। प्रथम ने गहरी सांस ली। इसका मतलब किसी ने हमारे अंदरूनी सिस्टम से ही ये सब किया है। इतने में दरवाजे पर ठक ठक हुई। एकता अंदर आई। हाथ में कुछ फाइलें थीं। भैया, ये देखिए, हमारे वकील ने बताया कि जो कुरियर आया था, उसकी एंट्री हमारे सिक्योरिटी गेट पर नहीं है। यानी वो आदमी हवेली तक पहुंचा, पर बिना किसी रिकॉर्ड के। प्रथम ने झटके से फाइल खींची। किसी ने उसे अंदर आने दिया, मतलब घर के अंदर का कोई उसका साथी है।
रातिया का चेहरा और सफेद हो गया। मतलब हमारे ही घर में कोई हमें फंसा रहा है? शायद, एकता ने कहा। और वो कोई ऐसा है जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। उसी वक्त दादी की आवाज आई, सब लोग नीचे आ जाओ, परिवार की बैठक करनी है। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गया। दादी के चेहरे पर अब एक कठोर निर्णय की झलक थी। कल रात जो हुआ वो सबने देखा। अब हमें तय करना होगा कि आगे क्या करना है। मिस्टर मित्तल बोले, हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो ये फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें या फिर 150 करोड़ का हर्जाना दें। ओमकार ने कहा, हम मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन अगर मामला लंबा चला तो हमारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। राजा बोली, माँ, हमें सच्चाई जाननी होगी कि राधिया को किसने फंसाया। बिना जाने हम किसी को दोष नहीं दे सकते। दादी ने सबकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, हमारे घर की इज्जत का सवाल है, लेकिन अगर ये सब राधिया की गलती नहीं थी तो हमें उसका साथ देना होगा। सन्नाटा छा गया। राधिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, दादी, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन बस एक मौका दीजिए। मैं साबित करूंगी कि मैंने किसी के कहने पर साइन नहीं किए, मुझे धोखा दिया गया। प्रथम ने उसकी तरफ देखा। उसके अंदर का क्रोध थोड़ा पिघला। अगर तुम सच में ऐसा कर सकती हो तो मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब हवेली में एक नई हलचल शुरू हुई। वकील, डिटेक्टिव और कुछ भरोसेमंद लोग बुलाए गए। हर सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया। दिन बीते गए, लेकिन उस कुरियर वाले का कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन बुलबुल, जो बस 7 साल की थी, दौड़ती हुई आई। दादी, मैंने देखा, वो अंकल जिनके हाथ में फाइल थी वो फिर से आए थे कल शाम। कौन अंकल? वो जो पिछली बार भी आए थे, वही लाल टोपी वाले। दादी और प्रथम दोनों चौंक गए। लाल टोपी? प्रथम ने तुरंत सिक्योरिटी से कहा, सीसीटीवी फुटेज निकालो कल की। फुटेज चली और सबकी आंखें फटी रह गईं। वो आदमी घर के पुराने नौकर शंभू के साथ अंदर आया था। दादी का चेहरा तमतमा उठा। शंभू, वही जिसने 20 साल इस घर में नमक खाया। शंभू को बुलाया गया। वो डर के मारे कांप रहा था। माफ कर दीजिए दादी जी, मुझे नहीं पता था कि वो लोग क्या करा रहे हैं। उन्होंने कहा था बस एक साइन करवाना है, कुछ हल्का फुल्का पेपर है। और तूने हमारी बहू को धोखे में डाल दिया। मुझे डराया गया था दादी जी। उन्होंने कहा था अगर मैंने मना किया तो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे। दादी के चेहरे पर गुस्सा और दया दोनों मिले हुए थे। तूने अपने बेटे के लिए हमारी बहू की जिंदगी दांव पर लगा दी। रातिया वहीं बैठी रही, चुप, शांत, पर उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। अब कोई नहीं रोकेगा मुझे, उसने मन ही मन कहा। अब मैं खुद जाकर सच्चाई का सामना करूंगी। वो उठी और सबको देखकर बोली, अगर ये फिल्म ही इस मुसीबत की जड़ है तो मैं उसी फिल्म के लोगों से मिलूंगी। उनके सामने जाकर बताऊंगी कि उन्होंने कैसे धोखा किया। अगर उन्हें बहादुरी दिखानी है तो मेरे सामने दिखाएं। रात्या, दादी चौंक गई। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। मुझे अब डर नहीं है दादी, क्योंकि मैंने गलती नहीं की। प्रथम उसके पास आया, मैं भी साथ चलूंगा। ओमकार ने गंभीर स्वर में कहा, यह फैसला बहुत बड़ा है, पर शायद यही एक रास्ता बचा है। जाओ, सच सामने लाओ।